हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया था। प्री हिस्टोरिक एज के बारे में पहले पढ़ा था, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में पढ़ने से पहले हम एक बात समझ लें कि जो भी हमारा ये टाइम पीरियड रहा है, जैसे कि कला के इतिहास के बारे में अगर हम बात करें तो जब हम प्री हिस्टोरिक के पेंटिंग्स पढ़ते हैं, फिर सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल में एक चीज हमें ध्यान देनी है कि जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ी थी तो वो हमारी क्या थी, नगरीय सभ्यता। बट हमारी वैदिक काल की जो वैदिक सभ्यता थी वो थी हमारी ग्रामीण सभ्यता। ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो सबसे बड़ा चेंज था, क्योंकि पहले नगरी सभ्यता पढ़ी और अब हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण सभ्यता। अगर वैसे देखा जाता तो जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई हमारे यहाँ पे, तब तक हम क्या करते थे, वैदिक सभ्यता को ही पहली सभ्यता मानते थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई तो उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता उसके बाद की मानी गई। लेकिन एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि सिंधु घाटी सभ्यता अगर पहले थी तो वो इतनी डेवलप, इतनी कल्चर्ड कैसे थी कि वहां पहले कच्ची पक्की ईंटों का प्रयोग होता था, बढ़िया प्रॉपर सड़कें होती थी, व्यापार वगैरह अच्छे से होता था। और उसके बाद जब ग्रामीण सभ्यता आई, वैदिक सभ्यता आई, आर्य हमारे यहाँ आए और उस तो वो सभ्यता हमारी ग्रामीण सभ्यता हो गई, यानी हमारा जीवन ग्रामीणों की तरह था उस टाइम। ठीक है। तो वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो बेसिकली 1500 से 600 ईसा पूर्व के तहत माना जाता है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य मानते हैं कि आर्य जातियां जो यूरोप, पश्चिम एशिया तथा भारत की ओर निवास हेतु आने लगी। टाइम पीरियड में फिर वही विरोधाभास है, किसी किसी बुक में आपको अलग टाइम पीरियड भी मिल जाएगा। बट बेसिकली जो हमने एक टाइम पीरियड मान रखा है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व का है। इसी में हमारा पूरा वैदिक काल समाया हुआ है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर हो सकता है। ठीक है। तो हमें कुछ जो मेन टॉपिक है जैसे कि वैदिक सभ्यता के बारे में, तो जो कला के विद्यार्थी हैं उन्हें पता है कि वैदिक सभ्यता से बहुत कम ही क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर हम प्रॉपर वे पे पढ़ रहे हैं, लाइन से चल रहे हैं, हमने प्री हिस्टोरिक पढ़ा, फिर उसके बाद हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी और हम वैदिक सभ्यता पे अब आए हैं। मेरे वीडियो जरूर थोड़ा लेट हो जा रहे हैं इधर बीच, मुझे पता है, बट आप लोग के लिए हम लाइन से चलेंगे, कुछ भी इधर उधर नहीं कर रहे हैं। बीच बीच में कुछ अलग से वीडियो आ रहे हैं, उसको आप अपना पढ़ते रहना। बट जो प्रॉपर पढ़ाई पे है कि हम लाइन से चलें एक एक टॉपिक को कवर करते हुए, तो थोड़ा सा आप लोग को वेट करना पड़ता है। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको हम शॉर्ट में पढ़ ले रहे हैं वैदिक सभ्यता को, क्योंकि बेसिकली वैदिक सभ्यता जो थी उसका जो भी हमें साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो ग्रंथों, जो साहित्यिक ग्रंथ थे उन्हीं सबसे प्राप्त हुआ है। उसका कोई भी ऐसा अभी प्रमाण वैसे नहीं मिला है कि किसी चित्र में मिला हो या कोई मूर्ति में मिला हो, क्योंकि उस टाइप की सारी भी चीजें अभी हमारे उसमें नहीं है। तो जो बेसिकली वैदिक काल था वो आर्यों के द्वारा बसाया हुआ था, और आर्य जातियां हमारे भारत में आके निवास करने लगी और उन्हीं के द्वारा जो भी मतलब काम होता था वो सारी वैदिक काल के अंतर्गत हमारा आ गया। ठीक है। इन जातियों ने एशिया तथा भारत पर अपना प्रभाव जमाना भी आरंभ कर दिया। यह लोग प्राचीर युक्त लकड़ी तथा मिट्टी के बने मकानों वाले गांवों में रहते थे। सिंधु क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर सिंधु घाटी सभ्यता को समाप्त कर यह जाति पूर्व की ओर बढ़ी। ठीक है। और 1400 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य उत्तरी भारत पर इसका अधिकार हो गया। ठीक है। तो ये बात रही कि कैसे हमारे यहाँ आर्य लोग आए, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ और धीरे धीरे पूर्व की ओर ये लोग बढ़ के आने लगे। ठीक है। नेक्स्ट है वैदिक काल का आरंभ कब से मानते हैं। तो वैदिक संस्कृति का बेसिकली जब हम सिंधु घाटी हमारी सभ्यता का अंत हुआ और उसके बाद हमारी वैदिक संस्कृति का उदय हुआ। ठीक है। वैदिक सभ्यता का नाम वैदिक क्यों पड़ा? वैदिक सभ्यता का नाम, बहुत सी सिंपल बात है कि वैदिक सभ्यता का नाम वेदों से पड़ा, क्योंकि इस काल की जो सबसे प्रमुख विशेषता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद बहुत सारे बच्चों ने, जो प्रमुख विशेषता रही है वो थी वेद। क्योंकि इस काल में ही हमारे चारों वेदों का
निर्माण हुआ था। ठीक है, और वेद, वेद कोई ऐसा लिखा हुआ ग्रंथ नहीं था कि किसी ने हाथ से उसे लिखा, वो एक संकलन था। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। वेद क्या है? वेद एक संकलन है, यानी जो हमारे ऋषि मुनि थे उस टाइम के, उन्होंने इन चीजों का संकलन करके एक पुस्तक के रूप में तैयार किया, जो सबसे पहले माना जाता है ऋग्वेद, फिर सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ठीक है, ये छोटी सी चीज है क्योंकि सभी को पता है कि चार वेद हैं हमारे, जिसमें कि ऋग्वेद हमारा सबसे पहला वेद है और सबसे प्रमुख वेद है, और सबसे पहले इसकी रचना हुई। तो जो ये वेद है बेसिकली, ये हमारे जैसे अब ये धर्म से भी जुड़ी हुई कुछ बात है इस पे, कि जैसे जो ऋषि मुनि थे उनको जो कहते हैं वेद, बेसिकली जो अगर इसके बहुत डीप नॉलेज में जाए तो कहते हैं वेदों को तो भगवान ने जो भी वो बातें बताई या कहीं उपदेश दिए, उसके ही संकलन को, उसको ही इकट्ठा करके जो जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उसको एक बुक फॉर्म में किया, तब उसका नाम दिया उन्होंने वेद। ठीक है, तो वेद के लिए अब उतना हम डीप नहीं जाने वाले, क्योंकि ये धर्म और शास्त्र की बातें हैं, ज्यादा हमारे मतलब कि इस सब्जेक्ट में रिलेटेड नहीं है, हम उस पर नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत डीप नॉलेज है और उतना हमें भी और आपको किसी को इतना हमें नहीं पता है। तो बस हम ये समझ सकते हैं कि जो वैदिक काल था वो मुख्य रूप से वेद के, वेदों का जो निर्माण हुआ था उसकी वजह से इसका नाम वैदिक काल पड़ा। ऋग्वेद सबसे पहला वेद था। वैदिक काल के उत्तरार्ध में भारत राजवंश, यदुवंश और कुरु साम्राज्य मुख्य शक्ति के रूप में उभरे। ठीक है, फिर वैदिक समाज कैसा था? वो लोग ज्यादातर मूर्ति पूजा और ये सब तो नहीं करते थे, बट क्या करते थे? यज्ञ करते थे। जो भी हमारे ऋषि मुनि थे वो सब क्या करते थे? यज्ञ करते थे। तो उसके ही अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं कि जो आर्य लोग थे वो यज्ञ करते थे, और एक सामाजिक व्यवस्था थी। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था थी मतलब लोग ग्रुपों में थे, ऐसा नहीं था कि सब अलग अलग हैं, लोग एक समाज में रहते थे मिलजुल के। ठीक, फिर क्या था? जो इस काल की जो वर्ण व्यवस्था थी वो कार्य के अनुसार थी, ना कि जन्म के अनुसार। ठीक है, जन्म के अकॉर्डिंग किसी को अलग अलग नहीं किया गया था, जो जैसा कार्य करता था उसके अनुसार उसको कैटेगरी में बांटा गया था। ठीक है, ये थोड़ा हम इसलिए पढ़ लेते हैं क्योंकि कई बार जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये चीजें आ जाती हैं, शॉर्ट्स में क्वेश्चन आते हैं, बट जो हम अपना और बीए एमए वाले बच्चे हैं या जो बीएफए एमएफए वाले बच्चे हैं जिन्हें थ्योरी पढ़नी है, उनके लिए ये थोड़ा टॉपिक डिटेल में पढ़ना इसलिए भी होता है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। और वैसे भी अगर कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या अदर ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये सारे टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कला और साहित्य और इतिहास तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, तीनों को हम अलग अलग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, अब क्या हुआ? वैदिक सभ्यता के बारे में हमने इतना तो पढ़ लिया कि वेदों के कारण इसका नाम वैदिक सभ्यता पड़ा। आर्य लोग आए जिनकी वजह से इस सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ। और थर्ड चीज थी कि जो वैदिक सभ्यता थी ये सामाजिक व्यवस्था थी, लोग इसमें यज्ञ वगैरह करते थे। ठीक है, अब क्या है? अध्ययन मतलब कि अगर हमें सुविधा रहे इसके लिए क्या किया गया? वैदिक काल को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। सबसे पहला है ऋतुवैदिक काल। ऋतुवैदिक काल या इसे उत्तर और पूर्व की पूर्व और उत्तर का भी नाम दे दिया गया, पूर्व वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल। अगर हमारे क्वेश्चन में कई बार अगर पूर्व वैदिक काल आ जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पूर्व वैदिक काल भी हमारा क्या है? ऋग्वैदिक काल है। ये 600 है, यहाँ पे हो गया है ये थोड़ा आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ 600 है, 60 नहीं है। ठीक है, 600 है, एक जीरो हट गया है उत्तर वैदिक काल में। तो क्या हुआ? हमारा ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल, और फिर उसके बाद हम आए उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, तो जो मेन है हमारा ऋग्वैदिक काल, इसमें सिर्फ ऋग्वेद की मतलब ऋग्वेद का जो ऋग्वेद है हमारा, उस वेद की रचना हुई थी। बाकी जो तीन वेद हैं हमारे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये किस काल के हैं? ये हमारे हैं उत्तर वैदिक काल के। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा? ऋग्वैदिक काल, ये ऐसे ही याद रहेगा, पूर्व वैदिक काल, क्योंकि इस काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई थी। बाकी जो हमारे तीन हैं वो हमारे उत्तर वैदिक काल के हैं। ठीक है, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद
अगर कभी पूछा जाए तो ये क्या है, ये वेद त्रयी कहे जाते हैं, ठीक है। इसमें अथर्ववेद नहीं है, लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या है हमारे वेद त्रयी। ठीक, तो ये चीज क्लियर हो गई शायद आप लोग को। नेक्स्ट चलते हैं, ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में अब क्या है कि जब उस टाइम का कोई वैसे लिखित प्रमाण तो मिला नहीं है, जो भी हमारी साहित्यिक रचनाएं हैं उनके द्वारा ही हमने इस काल का अलग अलग विभाजन किया है। तो जो इस काल की तिथि निर्धारण है वो थोड़ा विवादास्पद है। उतनी ही उस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी, मतलब कहीं भी किताब में लिखा हुआ हमें नहीं मिला है कि ऐसा ऐसा था, बट जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पे हमने इसका काल निर्धारण कर लिया। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय तक केवल इसी ग्रंथ की रचना हुई थी, और तो कुछ हमारे पास रिटर्न था ही नहीं, हमें पता ही नहीं था, ना किताब ना कोई बुक जिसमें इसके बारे में लिखा हो। सिर्फ क्या था, एक ऋग्वेद था जिसमें जिसकी रचना हुई थी, और उसी से हम अनुमान लगा लेते हैं। तो मैक्स मूलर का नाम बहुत आता है वैदिक सभ्यता में, आप लोग नोट डाउन कर लेना। मैक्स मूलर के अनुसार ही माना गया है कि आर्य का मूल निवास मध्य एशिया है, और आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल की सभ्यता कहलाई है। ठीक है, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई है। अब क्या है कि दो तीन चीजें मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे देखने वाली है, कि सबसे पहली बात तो यहाँ कोई रिटर्न हमें समय नहीं मिला है, क्योंकि ऋग्वेद की ही केवल रचना हुई थी। और दूसरा ये जो मैक्स मूलर है उसने ही उसके अनुसार ही माना गया कि जो आर्य थे उनका मूल निवास मध्य एशिया था, और आर्यों के द्वारा जो सभ्यता निर्मित हुई थी वो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की सभ्यता कहलाती है। ठीक है, कुछ पॉइंट हैं जो आप लोग एक बार पढ़ लो, इसको जिससे आपको आसानी रहेगी। जैसे कि वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी, ये नगरीय सभ्यता नहीं थी। क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वैदिक समाज का आधार परिवार था, मतलब लोग परिवार में रहते थे। परिवार पितृ सत्तात्मक होता था। ऋग्वैदिक काल में मूलभूत व्यवसाय कृषि व पशुपालन था, उसमें कृषि और पशुपालन होता था। ठीक है, मुख्य व्यवसाय इनका क्या था, पशुपालन था, पशुओं का पालन करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब है जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो हम बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि ऋग्वेद से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट में कई बार पूछ लेता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे रिलेटेड बहुत पूछा जाता है। तो हम ऋग्वेद को पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि ऋग्वेद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है। तो पहली बात, पहला ग्रंथ है हमारा, वेदों में सबसे महान है। तो ऋग्वेद क्या है, में विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। देखो अभी हमने जब वीडियो शुरू किया था तो हमने एक बात बताई थी कि जो हमारा ये वेद है ये बेसिकली हमारे कोई वैसे लिखे हुए नहीं है कि हाँ किसी ने बताया, या जैसे कोई किताब है हम लोग लिखते हैं लिख दी ये हमारे थॉट। इसमें क्या है, जो देवताओं से रिलेटेड चीजें थी, उनकी स्तुतियां थी, जो मंत्र थे पहले से जो देवता लोगों के लिए गाए जाते थे, उन सबों का संग्रह किया गया है। ठीक है, उन सबों का संकलन करके एक संग्रह बनाया गया, उसे हम बोलते हैं ऋग्वेद। इसका संकलन, संकलन आ गई बात ना, इसका इसको लिखा नहीं आता है कहीं पे, आप ध्यान देना, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। हमेशा आता है कि इसका संकलन, संकलन किसने किया था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ठीक है, पूरा नाम क्या था, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, सारे ही पॉइंट आपको, इसलिए हमने सारा लिख रखा है, तो आपको ये जरूर से याद रखना है। दूसरा एवं सातवां मंडल सबसे पुराना है, अगर पूछा जाता है ऋग्वेद में सबसे पुराना मंडल, तो हमारा सेकंड एंड सेवेंथ जो मंडल है वो सबसे पुराना है। और इसे क्या कहते हैं, इसे वंश मंडल कहते हैं। 10वां मंडल सबसे नया, जो इसका 10वां मंडल है वो हमारा सबसे नया है। ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित, जो हमारे यहाँ पंडित जिसको हम बोलते हैं, होत अर्थात होता कहलाता है। फिर है 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था में समानता पाई जाती है। अगर कहीं पूछ लेता है ऋग्वेद को किस ग्रंथ से समानता पाई जाती है, तो हम ये बोल सकते हैं ईरानी ग्रंथ जैन अवस्था से समानता पाई जाती है।
अगर हम ज्यादा पढ़ लेंगे तो इसमें हमारे लिए कोई बुराई नहीं है, बट हमें कम नहीं पढ़ना है। इसलिए अगर ऋग्वेद पढ़ रहे हो और पॉइंट में पढ़ रहे हो, ये सब चीजें बहुत इजी हैं, इसको हमें कोई मंत्र तो याद करने नहीं है, हमें बस इतना ध्यान रखना है इसमें क्या क्या चीजें हैं। अभी जैसे हमारा एक पॉइंट छूट गया, इसमें कुल मंडल 10 है, कई बार ये पूछा भी गया ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल है। सूक्त कितने हैं, 1028 और 10462 मंत्र हैं। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक बार आप ध्यान से पढ़ना। अब ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, पवित्र नदी हमारी कही जाती है सरस्वती नदी, इसे नदीमता कहा जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना जाता है, सरस्वती, ठीक है, इसे नदीमता कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार कौन से मंडल में आया है, 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, ये इसलिए पॉइंट आउट किया है कि अगर इसमें से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है तो आप लोग के लिए हेल्पफुल है। अगर पूछता है कि किसका उल्लेख मिला है, यमुना का, गंगा का, सरस्वती का, तो आप बता सकते हो तीनों का मिला है। अगर पूछ लेगा कि गंगा का, तो गंगा का उल्लेख 1 बार मिला है, किस मंडल में, 10th मंडल। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। ठीक है, पुरुष देवताओं की प्रधानता है, मतलब जितने भी भगवान थे उसमें से जो वो थे, पुरुष देवता थे, उनकी प्रधानता रही है। और सबसे ज्यादा किसकी, इंद्र। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक 250 बार किया गया है। अब ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नीचे के पॉइंट। अस्तोमा सदगम्य किससे लिया गया, अस्तोमा सदगम्य लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, फिर है, इसमें लगभग 11,000 श्लोक है। श्लोक कितने हैं, 11,000। इसके प्रथम श्लोक में अग्नि का उल्लेख है। अब कहीं कहीं 11 श्लोक दिया है, और कहीं आप मेरे पिछले स्लाइड पे जाओगे तो कहीं पे 1028 सूक्त, और ये मंत्र, श्लोक अलग है और सूक्त अलग है, मंत्र अलग है, ये ध्यान रखना। ठीक है, श्लोक कितने हैं, 11,000 श्लोक। प्रथम श्लोक में अग्नि का उल्लेख, तो सर्वप्रथम अग्नि का उल्लेख पूछा जाता है कहाँ मिला है, सर्वप्रथम अग्नि का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है, इसमें कई जगह पर ऋषभ देव का उल्लेख मिला है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना, अगर पूछा तो कई जगह इसमें ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है, जैन धर्म के लिए इनका उल्लेख मिलता है। अन्य वेद पे अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अन्य वेद के बारे में भी ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद पढ़ लिया दूसरे वेदों के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। संगीत शास्त्र से संबंधित वेद कौन सा है, आई थिंक सभी को पता होगा, सामवेद। ये किसका है, संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ में सर्वप्रथम सारे गामा पा की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है हमारा यजुर्वेद। इसमें यज्ञ की विधियों और कर्म कांडों पर बल दिया जाता है। ठीक है, यज्ञ की विधियों, यज्ञ की विधियों मतलब इसमें यज्ञ से रिलेटेड चीजों के बारे में बताया गया है, यानी यजुर्वेद और यज्ञ, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है, अथर्ववेद में है हमारा जादू टोना, ठीक है, भारतीय चिकित्सा विज्ञान, औषधि, इनसे संबंधित जानकारी दी गई है। अब ये क्या है, ये जो चारों वेद हैं हमारे, इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा ऋग्वेद है। जिस ऋग्वेद से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा ही आता है कि अग्नि का पहले कहाँ मिला, या ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ठीक है, ऋषभ देव का सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कितने मंडल, कितने सूक्त, कितने श्लोक, ये सारी चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है, अगर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में पूछेगा तो मोस्टली इन तीनों में यही पूछता है कि कौन सा ग्रंथ किससे संबंधित है। ठीक है, तो तीनों चारों के बारे में आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। सामवेद सा से ही है, सा से संगीत, आपको याद करने में आसानी रहेगी। यजुर्वेद या से है, और या से यज्ञ, ये भी आपको याद करने में आसानी रहेगी। अथर्ववेद में आ से अथर्व पढ़ लो और आ से औषधि पढ़ लो, तो ये भी आई थिंक आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। मोस्टली ये पूछा जाता है कि जादू टोना या टोटका से रिलेटेड, तंत्र मंत्र से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, तो वो है हमारा अथर्ववेद। नेक्स्ट आते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल हमारा, अब एक चीज आप लोग यहाँ ध्यान रखना, स्लाइड से कंफ्यूज मत होना। मैंने
वेदों का एक साथ बना दिया, बट उत्तर वैदिक काल में ही अन्य 3 ग्रंथों का निर्माण हुआ था, ये ध्यान रखना। ऋग्वैदिक काल था जो पूर्व वाला था, उसमें केवल ऋग्वेद ग्रंथ का, बाकी जो ग्रंथ की रचना हुई है वो बाद में हुई है। बट वो एक साथ पढ़ने में आपको सुविधा रहे, इसलिए मैंने ये एक साथ दिया था, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल में ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे समय आगे आया, वो उत्तर भारत में पूरा फैलने लगे जगह जगह। फिर क्या है, आप सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था। समझ गए। पहले क्या था कि वो सरस्वती नदी के आसपास, या अभी इसके धीरे धीरे क्या हुआ, गंगा और उसकी जो सहायक नदियां थी वहां तक उनका निवास होने लगा था। गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है, ठीक है। अब क्या है, मेन जो इनका है वैदिक साहित्य में 4 वेद हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी संहिताओं, वेदों की जो अंदर होते हैं उसमें लिखे हुए श्लोक और वो सब मिला के उसकी उनकी संहिताओं बोलते हैं। उसके बाद ब्राह्मण शब्द का प्रयोग, आणक्य, उपनिषद और वेदांग, ये सारी चीजें हमारी वैदिक साहित्य से ही ली गई हैं। क्योंकि जैसे हमें अब शास्त्रों के बारे में तो हम लोगों ने तो इतना पढ़ा नहीं है, बट हम जितना किताबों से पढ़ते हैं उसमें हमें यही पता चलता है कि जो हमारा वेद है या उपनिषद है, ये सब कहाँ से, ये हमारे वैदिक सभ्यता से आए हैं। बेसिकली हमें इतना याद रखना है, ठीक है। तो ब्राह्मण शब्द भी, तो ब्राह्मण कौन होता था, जो वैदिक मंत्रों और संहिताओं को ब्रह्म कहा गया, वही ब्रह्म के विस्तारित रूप को हम ब्राह्मण कहा गया है। एक एक लाइन में इसका मतलब समझ लेते हैं, बस इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना। फिर आणक्य क्या था, आणक्य वेदों का वह भाग होता था जो गृहस्थ आश्रम त्याग के उपरांत वानप्रस्थ लोग जंगल में पाठ किया करते थे, ठीक है। इसी कारण आरणक नामकरण किया गया। वर्तमान में 7 आरणक उपलब्ध हैं, ये अगर पूछा जा सकता है तो आप इस टाइप से ही पूछा जाएगा, वर्तमान में कितने आरणक हैं। फिर उपनिषद, वेद और उपनिषद सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बेसिकली ये ब्राह्मण और आरणक्य के बारे में इतना नहीं पूछेंगे, बट अगर हम बात करेंगे वैदिक साहित्य में, तो साहित्य में हमारी सारी सारी चीजें आ जाएंगी। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक के बारे में, उपनिषद और वेदांगों के बारे में। तो अब क्या है, उपनिषद क्या है, प्राचीन दार्शनिक विचारों का संग्रह है। अब उपनिषद भी कोई लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, क्या है, ये एक तरीके से जो हमारे दार्शनिक थे प्राचीन, उनके विचार जो थे उसका संग्रह किया गया, उसको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है, बहुत पूछा जाता है, 108, 108, ठीक है। एक ये भी अस्तोमा सदगम है, हमने पढ़ा ऋग्वैदिक काल से, ऋग्वेद से। और अब हम पढ़ते हैं सत्यमेव जयते, जो है मुंडोकोपनिषद से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, आप लोग को याद कर लेना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कौन से उपनिषद से, मुंडोकोपनिषद से, ठीक है। ये ध्यान रहेगा ना आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वैदिक काल की कला। वैदिक काल में बेसिकली हम ये पढ़ ही चुके हैं कि ऐसा कोई हमें साक्ष्य कला का नहीं मिला है, ना मूर्ति कला का मिला है। वैदिक काल का जो इतिहास है वो अस्पष्ट है, किसी ने उसके बारे में ऐसी कोई रिटर्न में चीजों को नहीं लिख के रखा है, ना हमें पता है उस बारे में। हमने जो अनुमान लिया वो वहाँ का साहित्यिक जानकारी, साहित्य जो था उसी से हमें उसकी जानकारी मिलती है। इस काल की चित्रकला का तो वैसे ही कोई प्रगति नहीं हुई होगी, क्योंकि साहित्यिक रचनाएं जो वेदों, महाभारत, रामायण, पुराण, उसमें जो कला प्रसंग प्राप्त हुए हैं, बस उससे ही इसका हमें अनुमान लगाया है। बाकी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है कि उस टाइम ऐसी कलाकृति होती थी, ऐसे चित्र बनते थे, ऐसा हमारे पास कहीं रिटर्न में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है, और उनके धर्म प्रचार के साथ साथ कला विकास के भी बहुत साहित्य का उल्लेख प्राप्त होने लगता है। बेसिकली क्या होता है, बौद्ध धर्म के आने के बाद ही कला का विकास ज्यादा हुआ था। इसलिए हमने ये तो समझ लिया कि वैदिक काल में इतना विकास नहीं हुआ होगा, बस जो साहित्यिक रचनाएं हैं और उनमें जो प्रसंग आए हैं कला के, उसी से कला के बारे में अनुमान लगाते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध का जब जन्म हो गया 4वीं शताब्दी में और बौद्ध धर्म का प्रचार होने लगा, तब धीरे धीरे कला का भी विकास होना प्रारंभ हुआ। 2री शताब्दी ईसा पूर्व तक वैदिक साहित्य की रचनाओं का काल समाप्त हो जाता है और उनका स्थान बौद्ध धर्म ले लेता है।
ठीक है। इस समय की चित्रकला के प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जो भी चित्र प्राप्त हैं वे साधारण स्तर के हैं। यह चित्र आज जोगीमारा की गुफाओं में ही प्राप्त है, अन्यथा इस काल की चित्रकला का अनुमान लगाने के लिए साहित्यिक प्रसंगों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये भी हम अनुमान लगाते हैं, जोगीमारा चित्रों का भी हम सिर्फ अनुमान लगाते हैं कि शायद ही उस काल के चित्र रहे होंगे, पर ऐसा कहीं हमें रिटर्न में नहीं मिला है कि नहीं ये उसी समय के चित्र रहे हैं। जो भी है वो साहित्यिक प्रसंग से ही हमें समझ में आता है। अब मूर्तिकला के भी कोई हमें स्पष्ट उदाहरण नहीं प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जो अगर हम वैसे देखें तो हड़प्पा सभ्यता हमारी इतनी रिच थी कि उसके काल में शिल्प कला के इतने प्रमाण मिले। हड़प्पा सभ्यता के बाद सीधे से हमें कहाँ मिले, इतना जो लंबा टाइम पीरियड था उसमें हमें वैदिक सभ्यता वाला, इसमें हमें कुछ नहीं प्राप्त हुआ। सीधे से हड़प्पा सभ्यता के बाद हम सीधे चले गए मौर्य काल, और वहीं पे हमें शिल्प कला के प्रमाण मिलते हैं। और ये भी संभव हो सकता है कि जो वैदिक काल था हमारा, वहां पे काष्ठ यानी लकड़ी, मिट्टी और हाथी दांत माध्यम कुछ रहा होगा, क्योंकि ये तो माध्यम ऐसे हैं जो नष्ट हो जाते हैं, तो वो समय के साथ नष्ट भी हो गए होंगे, तो ऐसी कोई कलाकृतियां नहीं विशेष बनी होंगी। ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें सिर्फ अनुमान है, इसके बारे में रिटर्न हम नहीं कुछ कह सकते। ठीक है। अब वैदिक कला में क्या हुआ होगा, भाव प्रधान रही थी, तो मूर्ति वैसे ही नहीं थी, क्योंकि वो लोग यज्ञ वगैरह ही करते थे। जो भी हमने पहले ही पढ़ा, तो सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर हमने देखा यज्ञ करते थे तो मूर्तियों को वैसे ही नहीं पूजा करते थे, यज्ञ वगैरह में ही विश्वास करते थे। उत्कृष्ट कोटि कोटि का साहित्य प्रदान करने वाले वैदिक समाज में कला का सृजन अवश्य हुआ होगा, परंतु उसका माध्यम काष्ठ और मिट्टी रहा होगा, जो समय के साथ नष्ट हो गए होंगे। ठीक है। ये बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, क्योंकि जब कला और शिल्प कला की, चित्रकला और शिल्प कला के बारे में हम बात करेंगे, तो सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग की बात करेंगे तो हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, और फिर सीधे से हम आएंगे मौर्य काल से, जहां से हमारा मेन रूप उसका काम शुरू होता है, शिल्पकला का और चित्रकला का। क्योंकि अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट है वैदिक सभ्यता, क्योंकि इसमें जो अभी हम आगे वीडियो में हम अब डिस्कस करेंगे, जो भी साहित्य प्राप्त हुआ है और उसमें जो चर्चा की गई है कला की, उससे ही जो हम डिस्कशन करेंगे उस पे जो निकलेगा वो ही इस काल की कला का स्वरूप रहा है। बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं टॉपिक रहा है आपको कि उसके बारे में हमें बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। तो वैदिक सभ्यता का टॉपिक आज हमारा खत्म होता है। हमने अपने 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब आगे हम बात करेंगे जैसे जो भी साहित्य से रिलेटेड है, जिसमें कि हमारा किया जाएगा चित्र सूत्र, चित्र लक्षण। ठीक है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे आएंगे जिसके बारे में हम अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़े ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैदिक सभ्यता से रिलेटेड ज्यादा चीजें नहीं थी, तो इसको हमने आज शॉर्ट में यहाँ पे खत्म कर लिया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगा हमारा जोगी मारा। जोगी मारा बहुत बार पूछा जाता है और जोगी मारा से रिलेटेड चीजें आती हैं। ठीक है। बाकी तो छोटी छोटी चीजें हैं, आई थिंक वो हम कवर करेंगे, जिसमें कि हमारा क्या आ जाएगा, नाट्य शास्त्र भी रह गया है, वो सब जो साहित्य से रिलेटेड चीजें हैं वो आ जाएंगी। चित्र लक्षण भी पढ़ेंगे हम। ठीक है। तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद हम मेन टॉपिक पे चलेंगे अपने जोगी मारा पे। तो अब जो नेक्स्ट हम अपना वीडियो रखेंगे वो हम बात कर लेंगे थोड़ा सा चित्र लक्षण, चित्र सूत्र, रामायण महाभारत, ये सब साहित्य में क्या क्या कला के बारे में चर्चा हुई है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। और उसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट चलेंगे वो हमारा काम रहेगा जोगीमारा की गुफाएं, और फिर हमारा आ जाएगा भित्ति चित्रण, जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो चीजें इंपॉर्टेंट है मैंने पहले आपको साथ साथ बता दी है। वेद जरूर से पढ़ने हैं, वेद से रिलेटेड चीजें पूछी जाती हैं। ऋग्वेद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अस्तोमा सदगम में कहाँ से लिया गया है, ठीक है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, कितने उपनिषद हैं, कितने वेद हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। तो इसके बारे में आई थिंक हमने आज इतना पढ़ लिया, इतना सफिशिएंट था। अगर इसके अलावा आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं आगे अब नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।